बात कर लेते हैं एक ऐसी सच्चाई के बारे में, कड़वी सच्चाई के बारे में, जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं। हाँ, तो मैं आया हूँ केदारनाथ और इस वीडियो में आपको बताऊँगा किस तरीके से आप केदारनाथ आ सकते हैं। पूरी आइटनरी, सारी चीज़ें, सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं अगर आप केदारनाथ जा रहे हैं तो किस तरीके से जा सकते हैं। पूरी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। केदारनाथ जाने का रूट, केदारनाथ में कितना आपका खर्चा आने वाला है, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन, यानी कि आप रुकेंगे कहाँ पर, कितने का होटल मिलेगा आपको। अगर आप अकेले जा रहे हैं लाइक मी, जैसे मैं अकेले गया था, तो आपको वहाँ पर अगर एक रात का स्टे करने के लिए अगर आप डोरमेट्री लेते हैं या फिर एक कोना लेते हैं अपने सोने के लिए, वो कितने तक का पड़ेगा आपको। इसके साथ ही क्या क्या व्यवस्था है वहाँ पर, खाना किस तरीके का खाना, मतलब जो आप उसमें पैसा दे रहे हैं खाने में वो वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, वर्थ इट है या नहीं है, एंड ट्रैकिंग कैसे रहेगी। और साथ ही साथ आप वहाँ पर इसके अलावा यानी कि हमारे महादेव के मंदिर के अलावा और क्या क्या जगह देख सकते हैं, वो सभी जानकारी देने वाला हूँ आपको इसी वीडियो में। और क्या क्या चीज़ें आप कवर करते हुए जाएंगे, वो सभी जानकारी देने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रूट के बारे में, कैसा आपका रूट रहने वाला है। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड सारी चीज़ों के बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो अगर मैं केदारनाथ के रूट की बात करूं तो रूट इस तरीके से है कि आपको अपने शहर से, किसी भी शहर से रह रहे हो आप, चाहे दिल्ली रह रहे हो, चाहे मुंबई रह रहे हो, चाहे महाराष्ट्र रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो आप, किसी भी राज्य में हो, आपको पहुंचना है हरिद्वार। हरिद्वार से बस चलती हैं। अगर आप बस के थ्रू आना चाहते हैं तो पहले बस का सुन लीजिए। हरिद्वार से बस चलती हैं, बस पहुंचाएंगी आपको रुद्रप्रयाग। या तो रुद्रप्रयाग की बस पकड़ लीजिए आप। अगर रुद्रप्रयाग नहीं पकड़ते हैं तो आप पकड़ सकते हैं डायरेक्ट सोनप्रयाग की बस। जो आपकी सोनप्रयाग की बस है वो आपको हरिद्वार, हरिद्वार के बाद ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद श्रीनगर, श्रीनगर के बाद आपको देवप्रयाग, देवप्रयाग के बाद आपको रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के बाद आपका पहुंचाएगी वहाँ पर आपको गुप्तकाशी, गुप्तकाशी के बाद आपको सोनप्रयाग में सीतापुर बस स्टैंड के पास आपको बस ले जाकर छोड़ देगी। और अगर आप टेम्पो ट्रेवल से आते हैं या फिर प्राइवेट टैक्सी से आते हैं, जो टैक्सी होती है उससे आते हैं, शेयरिंग टैक्सी से आते हैं, तो वो जो है आपको वो सीतापुर से आगे 2 किलोमीटर आगे सोनप्रयाग टैक्सी स्टैंड तक आपकी जो है टैक्सी जा सकती है। टैक्सी स्टैंड तक आपकी जो है टैक्सी जा सकती है। तो ये रहा आपका रूट। और अगर आप बाइक से आ रहे हैं तो बाइक से कुछ इस तरीके से आइए। आप अपने शहर से कहीं से भी आइए ऋषिकेश। ऋषिकेश में एक रात रुकिए, आराम कीजिए, क्योंकि आगे का सफ़र जो है वो पूरा दिन लेने वाला है, इसलिए थोड़ा आराम कीजिए। आराम करने के बाद जो है आप अगले दिन अपना सफ़र शुरू करें ऋषिकेश से। ऋषिकेश से आप जिस तरीके से मैंने आपको बस से बताया उसी तरीके से आप पहुँचेंगे। पहले जाएंगे श्रीनगर, श्रीनगर के बाद आप ऋषिकेश से आगे रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से आगे आप यहाँ आएंगे गुप्तकाशी, गुप्तकाशी के बाद आप सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में जो वो है आपका पार्किंग, आप वहाँ पर अपनी बाइक लगा सकते हैं। पार्किंग की बात करें तो वो मैंने अपनी वीडियो में वैसे बता चुका हूँ पहले भी। तो पार्किंग का जो चार्ज लगेगा वो बाइक का 12 घंटे का 60 रुपये लगेगा, ठीक है। और आप अपनी बाइक कितने घंटे खड़े करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे आपने अगर आज बाइक पार्क की है 5 बजे और अगले दिन आप आ रहे हैं 24 घंटे बाद 5 बजे, या फिर अगले दिन आप 6 बजे भी आते हैं ना, 1 घंटा भी लेट हो जाते हैं, तो आपसे जो है 12 घंटे का पूरा चार्ज वसूला जाएगा। जिस तरीके से मेरे साथ में किया गया, मैंने जो है 36 घंटे तक पार्क की थी, लेकिन 37 घंटे हो गया था मेरी गलती से, क्योंकि मैं ट्रैक करके आया था, यात्रा करके आया था, मैं थक गया था काफ़ी ज़्यादा, जिस वजह से मेरी जो है 36 घंटे की वजह से 37 घंटे हो गए। उन्होंने आगे के 12 घंटे के भी चार्ज मुझसे ले लिए। और मेरे जो बिल फाड़ा उन्होंने पार्किंग वालों ने, वो 236 रुपये का बिल फाड़ा। बाकी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने वीडियोस में देता रहा हूँ। अगर आपने वाली वीडियोस नहीं देखी है तो वाली वीडियो भी देखिएगा, लेकिन इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। रूट के बाद अब बात कर लेते हैं रूट में लगने वाले खर्चे के बारे में, यानी कि आपकी बस का टिकट कितना रहने वाला है अगर आप बस से आते हैं तो। देखिए, बस मिलेगी आपको सुबह 5 बजे और 6 बजे तक बस चलती है आपकी। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 4:30 बजे तक बस स्टैंड पहुँच जाए, ताकि आपको जल्दी वाली बस मिल जाए और जल्दी ही आप शाम तक पहुँच जाए। तो बस का जो फेयर रहेगा आपको वो 700 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक आपका बस का फेयर रहने वाला है, डिपेंडिंग अमाउंट आप किस तरीके की बस कर रहे हैं। और अगर आप बाइक से आ रहे हैं, जिस तरीके से मैं आया था दिल्ली से, मेरी बाइक है 100 सीसी की और अच्छा एवरेज देती है, 50 से 60 तक का या 70 तक का मेरा एवरेज दे देती है। तो मेरा जो पेट्रोल लगा था केदारनाथ तक, वो मेरा पेट्रोल लग गया था 800 रुपये का पेट्रोल मेरा लग गया था। मैंने डलवाया था गाजियाबाद से, यानी कि गाजियाबाद दिल्ली पास में ही है, मैंने गाजियाबाद से डलवाया था। अब दिल्ली मान लीजिए कि दिल्ली से मैं आ रहा हूँ, तो मैंने गाजियाबाद से डलवाया था अपना 500 रुपये का पेट्रोल। उसके बाद मैंने 300 रुपये का पेट्रोल फिर डलवाया मैंने, वो डलवाया मैंने रुद्रप्रयाग में। उसके बाद मैं पहुँच गया सोनप्रयाग। तो ये रहा मेरा एक्सपेंडिचर जो मेरा आया।
यहाँ तक केदारनाथ तक पहुँचने का। लेकिन आपकी जर्नी जो है वो सोनप्रयाग तक खत्म नहीं होती है। आपका जो रूट है केदारनाथ मंदिर तक पहुँचने का वो अभी और आगे है। आपको क्या करना होता है, अगले दिन एक दिन आराम करने के बाद आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए सुबह सुबह प्राइवेट टैक्सी लेनी होती है, जो कि टैक्सी सुबह 3 बजे से चलनी शुरू हो जाती है। वो आपकी 5 मतलब शेयरिंग टैक्सी रहती है, इसमें प्राइवेट नहीं रहती, शेयरिंग रहती है। मतलब करीब 15 लोग एक टैक्सी में जाते हैं और 3-3 6 और 6 और 4 मतलब समझ जाइए ये 15 एक साथ 14 लोग जाते हैं, 14-15 लोग जाते हैं एक ही टैक्सी में, जो कि सुबह चलती है 3 बजे। आपको सुबह सुबह लाइन लगाना है। और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप 1 घंटे भी लेट हुए ना, 1 घंटे के बाद आप 10 मिनट भी लेट हुए तो आपको 5 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाएगी, यानी 1.5-2 किलोमीटर लंबी लाइन में लगना पड़ेगा आपको। अगर आप 5 मिनट भी लेट हुए तो आप जो है सुबह 2 बजे से ही लाइन लगानी शुरू कर दीजिएगा, यानी कि 6-7 बजे तक तो आप पहली बात तो सोनप्रयाग पहुँच जाओगे। पहुंचने के बाद फोन मत चलाना, आराम से सो जाना। उसके बाद जो है 2 बजे उठना। 2 बजे उठने के बाद आप अब बाकी होटल के बारे में बताऊंगा, कितना खर्चा आएगा, खाने कितना खर्चा आएगा उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन रूट के बारे में सुन लीजिए पहले। तो आपको क्या करना है, सुबह उठना है 2 बजे। 2 बजे के बाद जैसे ही आप उठते हैं तो आपको लाइन में लग जाना है और प्राइवेट टैक्सी वाली लाइन में लग जाना है, जो कि आपको सोनप्रयाग टैक्सी स्टैंड से आगे थोड़ा सा मतलब 500 मीटर चलने के बाद पुल पार करके वहाँ से आपकी टैक्सी चलती है, आपको उसमें बैठना है। उसके बाद 50 रुपये वो आपसे लेगी, वो आपको छोड़ देगी गौरीकुंड। गौरीकुंड के बाद आपका असली ट्रैक शुरू होता है, जो आपका पैदल ट्रैक रहता है। उसके बाद जल्दी जल्दी आप गौरीकुंड पहुंच जाते हैं, उसके बाद अपना ट्रैक करना शुरू कर सकते हैं और उतनी जल्दी ही आप मंदिर के पास पहुंच जाएंगे और दर्शन कर लेंगे। जिस तरीके से मैंने शुरू किया था, मैंने सुबह 3 बजे शुरू किया था, लेकिन फिर भी मुझे लाइन लगानी पड़ी थी और मैं इस चक्कर में रह गया था, वेरिफिकेशन कराने के चक्कर में, क्योंकि मैंने जो रजिस्ट्रेशन करवाया था, रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है उस चीज़ के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में ही। वीडियो पूरी देखिएगा। तो मैंने जो रजिस्ट्रेशन करवाया था उसका वेरिफिकेशन के चक्कर में मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, 10-15 मिनट लेट हो गया था। मैंने वेरिफिकेशन शाम को करा लिया था, फिर भी मैं मतलब शायद कंफ्यूज सा हो गया था। तो मैं लोगों से पूछा था कि सर रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन होना नहीं होना, तो उन्होंने कहा कि दोबारा लाइन में लगो। मैं दोबारा लाइन में लग के वेरिफिकेशन करवाया, उसके बाद फिर दोबारा लाइन में लगा मैं। तो इस चक्कर में मेरे को जो यात्रा शुरू करनी पड़ी वो मेरे को 6 बज गए वहाँ पहुँचते पहुँचते पुल के पास। उसके बाद मैंने टैक्सी ली तो 6:20 में उसने मुझे वहाँ पहुँचा दिया गौरीकुंड। तो गौरीकुंड से फिर मैंने यात्रा शुरू करी 6:20, एग्जैक्ट 6:30 मान लीजिए, 6:30 मैंने अपनी यात्रा शुरू कर दी, कुछ खाया पिया। और उसके बाद मैं जो है करीब 12:30 बजे तक, यानी 6 घंटे में 16 किलोमीटर का मैंने ट्रैक, 6.5 घंटे में 16 किलोमीटर का ट्रैक मैंने पूरा कर लिया था। जिस वजह से मेरे काफ़ी अच्छी तरीके से दर्शन भी हो गए, काफ़ी अच्छी तरीके से मैं पूरा एरिया घूम लिया, पूरा मंदिर, भीमशिला और भैरव मंदिर, वो सारी जगह में घूम लिया, क्योंकि मैं सुबह जल्दी निकला था। उसके बाद मैंने क्या किया कि पहली चीज़, जिस समय मैं गया था वहाँ पे बारिश नहीं पड़ रही थी, धूप निकली हुई थी, अच्छा खासा मौसम था और इतनी ठंड भी नहीं थी कि मैं वहाँ रुकूँ। उसके बाद मैंने दर्शन किए, मैंने 1 घंटा रुका, मैं 1:30 बजे वहाँ से निकल आया, वापस निकल आया। उसके बाद मैं नीचे आता है और मैं 7:30 बजे तक गौरीकुंड पहुँच गया। उसके बाद बारिश शुरू हो गई थी तो फिर मैं थोड़ा आधे घंटे वैसे लेट हो गया, तो मैं 9:30 बजे तक सोनप्रयाग वापस आ गया था। तो ये रहा मेरा कुछ एक्सपीरियंस और मेरा जो ट्रैक था, ये मेरा रूट बता दिया मैंने आपको। तो ये था रूट के बारे में जो मैंने आपको बताया। पैदल यात्रा के बारे में बताया मैंने। अगर आपको हेलीकॉप्टर से आना है तो हेलीकॉप्टर जो मिलेगा आपको फाटा से मिलेगा, ना कि आपको सोनप्रयाग से। तो आपको क्या करना है, अपने व्हीकल से या फिर बस से कहिएगा कि हमें छोड़ दीजिए फाटा पे। अब फाटा पे आइए, फाटा पे आने के बाद अपना जो है आप या तो पहले से ऑनलाइन बुकिंग करवा लीजिएगा। अगर ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवाते तो ऑफलाइन करवा सकते हैं। इसका अगर मैं बात करूँ कि हेलीकॉप्टर का फेयर कितना है, तो पर पर्सन एक साइड का रहेगा वो 3500 से लेकर 4000 के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइम पर आप आ रहे हैं। ये आपका फेयर रहने वाला अगर आप हेलीकॉप्टर से आते हैं। तो हेलीकॉप्टर आपको डायरेक्ट एक ही दिन के अंदर यानी कि वहाँ से फाटा से लेकर आपको ऊपर केदारनाथ के मंदिर के पास पहुंचा देगा, जो कि हेलीपैड वहां से मंदिर से करीब 400 मीटर की दूरी पर है, वहां तक पहुंचा देगा। ये है आपका हेलीकॉप्टर का, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जो अमीर आदमी जिनके पास पैसा है, जो जाना चाहते हैं, या फिर जिनके बूढ़े माँ बाप हैं और जो चाहते हैं कि दर्शन करवाएं उनके, लेकिन हेलीकॉप्टर से करवाएं, वो ट्रैकिंग नहीं कर सकते, तो उनके लिए था यार, ठीक है। अब बात करते हैं हमने अगले सेगमेंट के बारे में, वो है फूड यानी खाने पीने की व्यवस्था के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन रूट के बाद अब बात कर लेते हैं फूड की यानी खाने पीने की व्यवस्था के बारे में, कि खाने पीने की व्यवस्था आपकी ऋषिकेश में क्या होने वाली है, कितना आपका खर्चा आने वाला है पर पर्सन पर हेड, कितना आपका खर्चा आने वाला है, साथ ही ट्रैकिंग के दौरान क्या खाने पीने की व्यवस्था है, वो सभी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ऋषिकेश में, कि ऋषिकेश में जो बेसिक थाली का प्राइस है वो कितना रहने वाला है, यानी कि खर्चा कितने आने वाला है। अगर आप ऋषिकेश आते हैं, हरिद्वार आते हैं, तो आपको बेसिक थाली का जो प्राइस है वो 100 रुपये से लेकर 120 रुपये तक आपकी बेसिक थाली मिल जाएगी, आपका आराम से पेट भर जाएगा पर पर्सन, ठीक है। अगर आप सोनप्रयाग आते हैं, सोनप्रयाग में वही प्राइस आपका 120 से 150-200 तक पहुंच जाता है। अगर आप एक
आदमी का पेट भर के आराम से खाना खाते हैं। तो और उसके बाद अगर बात करें आगे ट्रैकिंग में, अगर आप खाने पीने कुछ लेते हैं तो ट्रैकिंग में इस तरीके से होता है कि गौरीकुंड तक तो आप रीजनल प्राइस में मिल जाएगा। आपको पानी की बोतल भी 20 रुपये की मिल जाएगी, मैगी आपको 40 रुपये की मिल जाएगी, और अगर आप वो पीते हैं नींबू पानी पीते हैं तो वो आपको 20 रुपये का मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप ऊपर चढ़ते रहते हैं 2-2.5 किलोमीटर, या फिर जैसे ही आप ऊपर चढ़ते रहते हैं आपकी वो चीज़ें महंगी होती जाती हैं। जैसे ही आप थोड़ा 1-2 किलोमीटर का पड़ाव पार करेंगे तो आपका पानी की बोतल हो जाएगी 40 रुपये की, और आपकी मैगी हो जाएगी 60 रुपये की, और आपका जो नींबू पानी है वो हो जाएगा आपका 40 रुपये का। जैसे ही आप और ऊपर पहुँचेंगे तो आपका वो पहुँचते पहुँचते आपका पानी की बोतल हो जाएगी 60 रुपये की, मैगी हो जाएगी आपकी 80 रुपये की, एंड आपका जो जूस है, जो आपका नींबू पानी है वो हो जाएगा 50 रुपये 60 रुपये तक का। तो ये रहेगा आपका खाने का खर्चा, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि चढ़ाई पे एक्सेसिबिलिटी इतनी नहीं होती है कि आपको सस्ते में सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएँ, तो इसी वजह से महंगाई बढ़ती चली जाती है जैसे ही आप ऊपर पहुँचते हैं। और जैसे ही आप टॉप पर पहुँच जाते हैं, मंदिर पर पहुँच जाते हैं, तो मंदिर पर जो आपका फाइनल रहने वाला है, क्योंकि अगर आप लेट हो जाते हैं, शाम को हो जाते हैं या शाम तक मंदिर तक पहुँचते हैं, शाम तक आपके दर्शन हो पाते हैं, तो आपको एक रात तो वहाँ पर रुकना ही होगा। आप एक रात में तो वापसी आ नहीं सकते, तो रात भर में तो वापसी आ नहीं सकते, तो आपको एक रात रुकना ही होगा। तो वहाँ पर खाने पीने की बात करें तो अगर आप थाली लेते हैं तो 200 रुपये की आपको वहाँ पे थाली मिलेगी, जिसमें आप एक पर्सन का आराम से खा सकते हैं। और अगर मैगी की बात करें तो वहाँ पे 80 रुपये की आपको 60 रुपये से लेकर 80 रुपये की आपको मैगी मिलेगी। एंड चाय मिलेगी आपको 20 रुपये से लेकर 30 रुपये, 20, 30, 40 ऐसी आपको चाय मिलेगी। और बाकी चीज़ें बारी में, यानी कि ऊपर जैसे हम मंदिर पर पहुँच जाते हैं तो चीज़ें सारी एकदम महंगी हो जाती हैं, डबल प्राइजेस में आपको मिलेंगे। तो ये रहा आपका खाने पीने का खर्चा। और मैं बाकी जो है लास्ट में, वीडियो के लास्ट में भी आपको एक बार टोटल खर्चा बताऊंगा, पर हेड आपका टोटल कितना खर्चा आने वाला है अगर आप केदारनाथ जा रहे हैं दिल्ली से। ठीक है, उसके बाद अब बात कर लेते हैं रुकने की व्यवस्था के बारे में, यानी अकोमोडेशन स्टे, कहाँ पर आप रुकेंगे, कितना आपका रुकने का खर्चा आएगा। तो अगर आप ऋषिकेश या हरिद्वार में एक रात रुकना चाहते हैं तो ऋषिकेश या हरिद्वार में काफ़ी रीजनेबल प्राइस में आपको धर्मशालाएँ मिल जाती हैं। आपको धर्मशालाएँ नहीं, आप तो होटल में रुकेंगे तो भी आपको काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। हरिद्वार में जो धर्मशाला होती हैं वो 200 रुपये से लेकर आपको 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये तक आपको पर पर्सन मिल जाती हैं। और अगर वहीं बात करें हम ऋषिकेश में जो होटल मिलते हैं आपको, ऋषिकेश में धर्मशाला का मुझे पता नहीं, क्योंकि आज तक मैं रुका नहीं, और मैं फैमिली के साथ गया था तब भी मैं वहाँ नहीं रुका ऋषिकेश में। और लेकिन हरिद्वार में हम धर्मशाला में रुक चुके हैं, हमने देखा हुआ है, काफ़ी अच्छी व्यवस्था है हरिद्वार में। लेकिन ऋषिकेश में नहीं है, ऋषिकेश में आपको होटल लेना ही पड़ेगा। तो ऋषिकेश में होटल का प्राइस है आपका वो 600 रुपये से लेकर आपका 800, 1000, 1200, किस तरीके का आप कमरा ले रहे हैं उस, यानी किस तरीके का आप होटल में रुक रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, इतना आपका खर्चा आने वाला है। मैं जब अपनी फैमिली के साथ गया था तो मेरा जो खर्चा आया था पर हेड, यानी पर हेड नहीं, एक रूम का मेरा खर्चा जो आया था वो 600 रुपये का हमको रूम मिला था। लेकिन मैं अकेला गया था, तो अकेले में क्या होता है कि हम किसी होटल के रूम में ना रुककर अपने लिए डोरमेट्री ले सकते हैं। जिस तरीके की मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसी डोरमेट्री होती है आपकी, अप एंड डाउन आपके ऊपर नीचे बेड होते हैं। तो इसका जो आपका रहता है वो 200 रुपये से लेकर आपको 300, 350, 400 इतने रुपये में आपको मिल जाती है डोरमेट्री, काफ़ी सस्ते प्राइस में आपके अकेले के लिए। ओके, और अगर वहीं बात करें सोनप्रयाग में, अगर आप सोनप्रयाग में रुकते हैं तो सोनप्रयाग में आपको अगर होटल की बात करूँ तो होटल मिलेगा आपको, स्टार्टिंग जो होटल रहेगी वो 1500 रुपये से आपकी होटल की स्टार्टिंग रहेगी। एंड प्राइसेस जाएंगे आपके 4000 तक, 5000 तक भी आपके प्राइसेस जा सकते हैं, यानी आपकी कीमत जा सकती है होटल की एक रात की, एक रूम की। और वहीं पर अगर आप अकेले जा रहे हैं मेरी तरह, जिस तरीके से मैं गया था, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे केवल एक कोना चाहिए था सोने के लिए और ठंड से बचने के लिए, क्योंकि ठंड पड़ रही थी, बर्फ़ पड़ रही थी रात में, इस वजह से मुझे एक कोना मिला। वो मिला मेरे को 300 रुपये का। और वैसे 300 से कम मिलता नहीं है इतनी आसानी से, लेकिन एक पंजाबी भाई थे, उन्होंने हमें काफ़ी सस्ते में दे दिया। इसलिए मैं कहता हूँ सिख धर्म के लोग मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं और काफ़ी चीज़ें, मतलब वो काफ़ी सुविधा प्रोवाइड करवा देते हैं। तो मुझे उन्होंने एक कोना प्रोवाइड करवा दिया था 300 रुपये में, ठीक है। लेकिन जब मैं वापसी आया था तो वही मुझे पड़ा था 400 रुपये में, वो नहीं, उसके अलावा वो क्योंकि भर चुका था, क्योंकि उनका जो कमरा था वो फुल हो चुका था, एक गद्दा मुझे नहीं मिल पाया। अगले दिन मुझे 400 रुपये में रुकना पड़ा, ठीक है। अगर आप अकेले आ रहे हैं तो आपको 300 रुपये पर हेड लगने वाला है एक रात का रुकने में सोनप्रयाग में। लेकिन अगर आप ऊपर जाते हैं केदारनाथ मंदिर के पास, अगर आप रुकने की सोच रहे हैं तो टेंट भी हम अवेलेबल है, होटल भी अवेलेबल है। होटल मिलेंगे आपको, आपका 3000 से लेकर 4000 के 5-6 हज़ार तक आपको होटल का एक रूम मिल जाता है। अगर गौरीकुंड में रुकेंगे तो आप गौरीकुंड में भी आपकी रूम की स्टार्टिंग होती है, वो 2500 से स्टार्टिंग होती है आपकी, और बाकी डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरह से रुक रहे हैं। अगर टेंट की बात करूँ तो टेंट में रुकने के लिए एक पर्सन का आपका जो चार्ज रहता है वो 1500 से 2000 के बीच में आपका एक पर्सन का चार्ज आने वाला है। तो अकोमोडेशन का आप मोटा यानी कि रुकने की व्यवस्था का आप मोटा मान के चलें तो आपका केदारनाथ में आने वाला है 1000 रुपये का,
क्योंकि अगर आप एक कोना भी लेते हैं ना तो भी आपका 300-500 तक का मिलेगा आपको, ठीक है। अब आप दर्शन के लिए जा रहे हैं, अगर आप छुट्टी मनाने जा रहे हैं तो आप खर्च कर सकते हैं पैसा, आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप खर्च कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप एक कोना भी देख सकते हैं अपने सोने के लिए। तो बात कर लेते हैं हमारा कुल खर्चा के बारे में, आपका टोटल खर्चा कितना आने वाला है दिल्ली से लेकर या फिर ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार से लेकर आपका केदारनाथ तक पहुँचने का। तो आपका बस का रहने वाला है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का जो टोटल आपका खर्चा रहने वाला है वो रहेगा आपका 1000 रुपये पर पर्सन, क्योंकि बस आप जो है ऋषिकेश से लेंगे या हरिद्वार से लेंगे तो 1000 रुपये की आपकी बस रहेगी, और लेकिन आप ऊपर चढ़ के जाएंगे 50 रुपये में, और इसके साथ साथ जो है आपका टोटल 800 से 1000 रुपये आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया। उसके साथ ही फूड की बात करें तो फूड का जो आपका खर्चा रहेगा वो आपका 700 रुपये से लेकर 900 रुपये के बीच में आपका फूड का खर्चा रहने वाला है, क्योंकि आप ऋषिकेश में भी खाएंगे। और खाने पीने की ऐसी चीज़ है कि आप एक बार में तो रह नहीं सकते, 2-3 बार दिन में खाएंगे खाना। और अगर बात करें हमारा रुकने की व्यवस्था, तो रुकने में जो है आपका आप 600 रुपये ले लीजिए ऋषिकेश में, एंड 400-500 रुपये ले लीजिए आप सोनप्रयाग में। अगर आप एक कोना ढूंढते हैं तो रूम लेते तो आपका वहीं 1000 रुपये हो जाता है, वही प्राइस, यानी कि 1500 और आपका अब तक हो गया। और अगर आप ऊपर एक रात रुकते हैं तो 1000 रुपये वहाँ का, यानी 2500 रुपये आपका रुकने का हो जाता है। तो टोटल जो आपका ओवरऑल खर्चा आने वाला है वो आप मिनिमम से मिनिमम आपको बता रहा हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं मेरी इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है इस तरीके से जाते हैं, तो आप मिनिमम 5000 रुपये पर पर्सन आप जो है आराम से केदारनाथ महाराज के दर्शन कर आएंगे, बाबा भोले के दर्शन काफ़ी आराम से कर आएंगे, ठीक है। ये सारी ट्रिक यूज़ करते जाइएगा, और मेरी वीडियोस आने वाली हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ों के बारे में। सारे मैंने ब्लॉग बनाए हैं, पूरी चीज़ें शूट करके मैंने आपको दिखाई हैं, किस तरीके से मैंने कितने रुपये कहाँ पे खर्च किए हैं, वो सभी चीज़ें मैंने उन वीडियोस में, उन ब्लॉग्स में मैंने सभी चीज़ें आप लोगों को दिखाया है। इससे पहले भी मैंने पिछले साल दर्शन किए थे, लेकिन पिछली बार लैंडस्लाइड की वजह से मैं केदारनाथ नहीं जा पाया था, बद्रीनाथ चला गया था। तो इस बार हमारे दर्शन हो गए, हमारा बुलावा था तो हम चले गए। और आप कब जा रहे हैं वो हमें कमेंट में बताइएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप एक व्यक्ति से मैं कमेंट चाहता हूँ कि एक व्यक्ति मेरी इस वीडियो के नीचे कमेंट करें एंड बताएं कि वो कब जा रहा है। ऑलराइट, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। एंड अब बात कर लेते हैं, वीडियो ख़त्म नहीं हुई है अभी, अब बात कर लेते हैं एक ऐसी सच्चाई के बारे में, कड़वी सच्चाई के बारे में, जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं। वो है आपका कि वहाँ पर व्यवस्था किस तरीके की। देखिए टॉयलेट की व्यवस्था वहाँ पर सोनप्रयाग में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जो सार्वजनिक शौचालय बने हुए हैं उस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं करता है, काफ़ी बुरी कंडीशन है इसकी। और दूसरी जो बुरी चीज़ है वो मुझे ये लगी कि वहाँ पर कुछ लोग अट्टे-कट्टे होते हुए भी घोड़ा खच्चर में इसमें बैठ के जा रहे थे, और काफ़ी लोग इंजर्ड भी हुए थे, और काफ़ी घोड़ा खच्चरों को काफ़ी बुरी तरीके से मारा गया था, जिस वजह से ये देखकर मुझे काफ़ी बुरा लगा। कुछ लोग जो है एनिमल लवर की अपनी वो इमेज पोर्ट्रे करते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन वही लोग हट्टे-कट्टे होने के बावजूद घोड़ा खच्चर पर लद के जाते हैं। और उसके बाद जो एक बार ऐसा हुआ कि वहाँ पर वो व्यक्ति गिर पड़ा था, और दूसरे बार उसका लड़का पीछे बैठ कर आ रहा था घोड़ा पे, वो उससे कहने लगा भैया तुम पे चलाया नहीं जा रहा। उसने फिर उस व्यक्ति ने उस घोड़ा खच्चर को, यानी कि उस खच्चर को बहुत मारा, जिस वजह से बेचारे को उठा भी नहीं जा रहा था। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी बुरी लगी। और अगर आप जा रहे हैं केदारनाथ, अपने आपके अंदर ताकत है, शरीर है आपका खुद, आप करना चाहते हैं तो पैदल ट्रैक करके जाइएगा, काफ़ी अच्छा रहता है। इसी वजह से मैंने इस वीडियो में आपको बताया नहीं प्राइसेस क्या रहते हैं घोड़ा खच्चर के, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई घोड़ा खच्चर से जाए। मैं चाहता हूँ कि अगर आप जा रहे हैं तो हेलीकॉप्टर कर लीजिए, या फिर आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। चलो फाइनल जो आपका घोड़ा खच्चर का प्राइस रहने वाला है वो आपका 4000 से लेकर 10,000 तक। रेट लिस्ट आप देख सकते हैं, वाली रेट लिस्ट आपकी, ये आपका घोड़ा खच्चर का होने वाला है पर किलो के हिसाब से। पिट्ठू लेते हैं तो पिट्ठू का प्राइस भी आप देख सकते हैं, ये आपका पिट्ठू का प्राइस है। और लाइक, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ब्लॉग देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। देखिए जी, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही थी, जिस वजह से मैंने परमिशन किस तरीके से लेनी है वो सभी चीज़ें इस वीडियो में इंक्लूड नहीं की है। अगर आपको वाली वीडियो देखनी है तो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, यानी कि आज के बाद ये कल या परसों वाली वीडियो आ जाएगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अगर परमिशन लेना चाहते हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री या हेमकुंड साहिब चारधाम यात्रा की अगर आप परमिशन लेना चाहते हैं, परमिट बनवाना चाहते हैं अपने लिए, तो किस तरीके से बनवा सकते हैं वो सभी जानकारी दूंगा मैं अगली वीडियो में। और उसकी एक छोटी सी वीडियो रहेगी, तो वो वाली वीडियो भी देख लीजिएगा, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जरूर चेक कीजिएगा। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। ज़्यादा बड़ी हो गई थी वीडियो, इसी वजह से मैंने इंक्लूड नहीं किया, ताकि लोगों के समझ में ना आए और वो भूल जाए कि भाई रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। इस भाई ने सब कुछ बता दिया, लेकिन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उस चीज़ में भसड़ कर दी। तो इसलिए वो वाली वीडियो को मैंने सेपरेट कर दिया है, अलग कर दिया उस वाली वीडियो को, जिसमें मैंने बताया है किस तरीके से आप परमिशन अपनी ले सकते हैं अगर आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और हेमकुंड साहिब चारधाम यात्रा कर रहे हैं। तो